माय डियर स्टूडेंट, मैं एमडी सर। मैं आपके बीच में बहुत दिनों के बाद उपस्थित हुआ हूं। मैं बहुत ही व्यस्त था अपनी कोचिंग को लेकर, जिसे समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब मैं 1 तारीख से, आज आपका 31 है, 1 तारीख से आपके प्रत्येक दिन 1 तारीख से वीडियो मिलना स्टार्ट होंगे। और हम आपको पेपर जो सेट बना था पिछले साल का 2023 का, उसके 7 सेट बने थे। 7 सेटों का हम आपको हल कराएंगे और एक वीडियो में हम से कम आधा पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और बहुत ही कम समय लेंगे। आशा करिए मेरे दोस्तों, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ एमडी सर, और ये क्वेश्चन नंबर 5 से बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से बता चुके हैं आप लोग, मेरे एमडी फिजिक्स के चैनल पर देख सकते हैं। आज यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको हम देखेंगे और ये पहला ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल मिल गया है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्राउन कांच समावतल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों की वक्रताएं त्रिज्या कितनी रखी जाए, यानी वक्रता त्रिज्या ही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। अब वक्रता त्रिज्या जब पूछ रहा है और आगे भी दिया है कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो जाए, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको हल करेंगे। पहले तो समावतल लेंस का मतलब समझेंगे। समावतल लेंस का मतलब ये होता है ऐसे, समावतल लेंस का मतलब ऐसे होता है। समावतल यानी हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। ये आपका हो गया समावतल लेंस। तो इसकी 2 त्रिज्याएं होंगी, एक समतल है तो इसका जो होगा R1, और R1 का मान अनंत होगा समतल के लिए, और R2 का मान जो होगा वह कितना होगा, जो भी आएगा वह प्लस में आएगा। इसका मुख किधर खुला हुआ है, बाएं। चलिए निकालते हैं। और यहाँ पर ये जो अपूर्णांक दिया n बराबर 1.6, तो n बराबर हम रख देंगे 1.65। क्षमता दिया है P बराबर, तो P का मान दिया है -2.5 डायोप्टर। अब यहाँ से हम फोकस दूरी निकाल लेंगे। फोकस दूरी 100/P होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 100, अब P का मान -2.5। तो क्या काम करेंगे आप, ये 100 दशमलव है, एक ऊपर जो बढ़ा दशमलव हट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा कितना आपका 1000, और नीचे कितना हो जाएगा आपका 25। कितना होगा आपका 25 होगा। अगर हम 25 से भाग करेंगे तो आपका आएगा कितना, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे यहाँ पर हम जो सूत्र लगाते हैं, यहाँ पर हम जो सूत्र लगाएंगे वह देखिए क्या लगेगा, 1/F बराबर होता है n - 1 1/R1 - 1/R2, ठीक है। तो 1/F, और F का मान यहाँ आप देखेंगे 40 सेंटीमीटर आया है, यहाँ पे हम 40 रख देंगे। और n का मान देखेंगे यहाँ पर प्रश्न 1.65 का पूर्णांक दिया है, 1.65 -1/R1, सॉरी ये आपका -40 सेंटीमीटर होगा, और ये भी -40 सेंटीमीटर। यहाँ पर R1 का मान अनंत रखेंगे, 1/R2 का मान कितना रखेंगे आप, यही तो निकालना है आपको। 1/-40, 1.65 में से घटाएंगे तो 0.65 होगा, और अनंत से 1 में भाग करेंगे 0 आएगा, 0 को छोड़ दीजिए तो इस ब्रैकेट में बचेगा -1/R2। अब यहाँ ध्यान दो, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 हो जाएगा -40, और ये हो जाएगा 0.65, और यहाँ पर -1/R2 गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा -26, ये हो जाएगा कितना आपका
ये कितना हो जाएगा आपका -1/R2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो R2 का मान आएगा आपका 26 सेंटीमीटर। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, यही पूछ रहा था। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन लगाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा, ये 5वें का ख है। इसको जब हम हल करेंगे, लिखा गया श्रेणी LC परिपथ धारा परिपथ में अनुनादी आवृत्ति की सूत्र गणना कीजिए। अनुनादी आवृत्ति के लिए, अनुनादी आवृत्ति के लिए आवश्यक शर्त है, आवश्यक शर्त है कि XL बराबर XC होना चाहिए। ठीक है, जब XL XC के बराबर होगा, और आपको बता दें XL बराबर ओमेगा इंटू L होता है, और XC बराबर ओमेगा 1/ओमेगा इंटू C होता है। ठीक है, तो यही मान रखना है। XL के जगह पर हम क्या रखेंगे, XL के जगह पर हो जाएगा आपका, XL की जगह पर हो जाएगा ओमेगा इंटू L, और XC में हो जाएगा 1/ओमेगा इंटू C। गुणा करा देंगे तिर्यक यहाँ पे 1 मान के, तो ये हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर L इंटू C, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 होगा। और यहाँ पर ओमेगा का स्क्वायर बराबर, इधर आएगा तो 1 हो जाएगा LC, ये वर्ग हटा दीजिए, क्या कर दीजिए, वर्ग हटा दीजिए, तो वर्ग हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। ओमेगा बराबर हो जाएगा √1/LC, या ओमेगा बराबर यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/LC, और ओमेगा बराबर होता है 2πn। तो मैं अगर ओमेगा जब क्या रखेंगे 2πn, और ये आपका 1/√LC, ये 2πn गुणे क्रम में जाएगा तो भाग करेगा, तो n बराबर हो जाएगा 1/2π, और इसको ऐसे ही रहने दो 1/L इंटू C लिख सकते हैं, यानी 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं, और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, हम रेड पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो परीक्षा में आप लोग रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो बाजा बज जाएगा आपका। ठीक है, ये हम यूज़ कर रहे हैं, और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये ध्यान दीजिए, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। 5वें में जो होगा 5 क्वेश्चन होगा, क ख ग घ अंग करके, और तीनों क्वेश्चन जो होगा 5 नंबर का होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हम 5वें का ग देखेंगे। ये 5वें का ग जो है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बोहर के परमाणु मॉडल को समझाइए। तो नील बोर का परमाणु मॉडल निम्नलिखित है। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर हम पहले से लिख दिए हैं ताकि अधिक समय न लगे। ये लिखवाया गया है, कुछ हमारे प्रिय शिष्य जो हैं वह लिखे हैं, उनको दिया गया था कि आप लिखिए, वीडियो हम बनाने वाले हैं, वही लिखे हैं लोग। इसमें लिखा है, इस परमाणु मॉडल के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उनके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि कोणीय संवेग J बराबर NH/2π का गुणज होता है, जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, ये पहला रूल है। दूसरा, नील बोर का जो दूसरा सिद्धांत है वह क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उन्हें आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच लगने वाला आवश्यक बल वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है, बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। यहाँ पर कुछ निष्कर्ष है, इसको भी देख लेंगे, ये फिगर बना लेंगे और अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है, अब इसमें तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर ये जो लिखा गया है दूसरे पॉइंट से ही आया है। ठीक है, तो नोट कर लेंगे यहाँ पर।
और यहाँ पर आप तीसरा पॉइंट देखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो वहाँ ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है, तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से किसी उच्च कक्षा में जाता है तो वह ऊर्जा का अवशोषण करता है, और जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च कक्षा से किसी निम्न कक्षा में आता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इस स्थिति में ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1 होता है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है या यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से अगर यहाँ आ रहा है तो जहाँ से आ रहा है वहाँ की ऊर्जा E1 होगी, और जहाँ पहुँच रहा है वहाँ की ऊर्जा E2 होगी। उसी तरह यहाँ से दर्शाया गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है तो यहाँ की ऊर्जा E1 लिखेंगे और यहाँ का ऊर्जा क्या लिखेंगे, E2 लिखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पांचवे का घ होगा, ये पांचवे का घ है। दिया है एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इनका कोणीय संवेग ज्ञात करना। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो हल, यहाँ पे उत्तर देखिए, करना क्या है आपको, यहाँ पे क्या करना है, ये ऊर्जा दिया हुआ है, ऊर्जा जो दिया हुआ है, ऊर्जा En का मान दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछ क्या रहा है, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग J का मान पूछ रहा है, ठीक है। अब यहां से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर हम जानते हैं कि En बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान n² होता है। अब En का मान रखेंगे और En का मान कितना है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इधर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान कितना, n²। पहली बात, माइनस से माइनस को खत्म करिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कट करिएगा, तो बचेगा आपका 3.4, इधर बचेगा 13.6 अपान कितना, n²। अब देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे जब देखेंगे तो 1.10 इसमें भी है या इसका गुणा इसमें, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पे कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा n² और ये हो जाएगा 136 और ये हो जाएगा 34। कैसे, दशमलव से दशमलव खत्म हो गया भाई साहब, तो n² और 136/34 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको काट पीट करेंगे, जब काट पीट 34 से 136 में भाग करेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ वर्ग हटाएंगे तो n बराबर हो जाएगा √4 और 4 का वर्गमूल होगा 2। अब यहाँ पर कोणीय संवेग निकालना है, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग J बराबर NH/2π होता है। तो यहाँ पे J बराबर n का मान रखेंगे, n का मान तो 2 आया है, यहाँ देख सकते हैं, और ये H का वैल्यू होता है 6.6 गुणे 10⁻⁻34 होता है। ये आपका 2 और 3.14, तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा। अब 3.4 से 6.6 में भाग करेंगे, लगभग 2 कुछ आना चाहिए, हम 2.1 लिखे हैं, -34, इसका मात्रक होगा जूल सेकेंड, क्या होगा, जूल सेकेंड, ठीक है। और ये आपका आंसर हो गया, पांचवे का ग भी हो गया। चलिए पांचवे का अब हम घ देखेंगे। तो ये पांचवे का घ है जो आपके मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अंग है, घ तो हम देख लिए। अब यहाँ पर प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र का
न्यूनतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में प्राप्त करना है। तो चूंकि हम जानते हैं, यहां से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, चूंकि हम जानते हैं कि ठीक, चूंकि हम जानते हैं कि n बराबर क्या होता है, साइन आई अपान साइन आर होता है। और ये भी जानते हैं हम I बराबर a प्लस डेलियम अपान 2 होता है और R बराबर a बाई 2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, यदि I तथा R अत्यंत छोटा हो तो ये साइन आई का वैल्यू केवल आई हो जाएगा और साइन आर का वैल्यू केवल आर हो जाएगा। तो n बराबर साइन आई का वैल्यू, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या करें, करना क्या है, गलत हो गया तो गलत हो गया। n बराबर साइन आई का वैल्यू केवल आई होगा और साइन आर का वैल्यू केवल आर होगा। आई के जब आई का मान रख देना है और आई का मान कितना है, a प्लस डेलियम अपान 2 मेन बट्टा, यहाँ पे देखेंगे तो r का वैल्यू रखना है और r बराबर a बाई 2 है, तो यहाँ पर a बाई 2 रख देंगे। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो n बराबर 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा a प्लस डेलियम, नीचे बचेगा 2 से 2 कट गया तो बचेगा a, त्रिया गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो a प्लस डेलियम और इसका गुणा इसमें करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे a प्लस डेलियम और इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा Na। यहाँ पर डेल एम बराबर Na प्लस a को इधर लेकर आएंगे माइनस a होगा। डेल एम बराबर इसमें से a कॉमन ले लेंगे तो a बराबर हो जाएगा n माइनस 1। यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और देख लेंगे। दिया हुआ है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र न्यूनतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अल्पतम विचलन कोण, प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक सब आ गया है। ठीक है, यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना था। इस तरह प्रूफ कर सकते हैं। इस तरह 5 तक क्वेश्चन हम कंप्लीट कर दिए हैं। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से।